हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो कर्मचारियों की जो ग्रीवांसेज होती है करेक्शन को लेकर के। किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन हो, उसके लिए जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए वो आज मैं पूरी कोशिश करके लेके आया हूँ कि आपके जो दस्तावेज हैं जब आप ईपीएफ कार्यालय में जमा करेंगे तो आपका जो पैसा है वो आपको पूर्ण रूप से मिले, जिसके लिए जो करेक्शन आपका होना है वो टाइम से हो और आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने दस्तावेज़ क्या क्या तैयार करने हैं, कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है और कितने दिन में आपका करेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो अपना करेक्शन फॉर्म गूगल पे जाइए, वहाँ पे अपना डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट लीजिए और उसमें उस करेक्शन फॉर्म का जो नाम है वो होता है ईपीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। आप उस फॉर्म का प्रिंट करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर तो आपका ईपीएफओ कार्यालय का नाम पूछा जाएगा कि आपका जो ईपीएफओ कार्यालय वो कहाँ आता है। आपको उस कार्यालय का नाम भरना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर सकते हैं आप, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में भरना है। आप जैसी लैंग्वेज आपको आती है हिंदी और इंग्लिश में से वो आप उसमें भर सकते हैं। सबसे पहले आपका कंसर्ट ऑफिस का नाम आएगा, उसके बाद जब दूसरा जो आएगा डियर सर करके अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद में आपका यूएन नंबर और मेंबर आईडी डालनी है। उसके बाद में आपको नीचे करेक्ट और इनकरेक्ट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। करेक्ट डिटेल में जो आपका सही विवरण है, आधार कार्ड उठाइए। आधार कार्ड उठाने के बाद में पहले आप अपने करेक्शन करवाने से पहले, करेक्शन फॉर्म भरने से पहले आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्कूल का जो प्रमाण पत्र आपके पास में किसी भी कक्षा का हो, उसमें पहले आप ये सुनिश्चित करें कि तीनों में आपका नाम, जन्म तिथि और पिताजी का नाम किसी प्रकार का कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। यदि स्पेस का फ़र्क भी आ रहा है तो पहले उस स्पेस को, अगर आपके आधार कार्ड में गलत है तो उसको ठीक कराइए, पैन कार्ड में गलत है तो पैन कार्ड में ठीक कराइए। और यदि एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है, एजुकेशन सर्टिफिकेट तो एक बार बनता है, उसके बाद उसमें करेक्शन होना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो आप अपने आधार और पैन कार्ड में ही स्कूल का जो प्रमाण पत्र आपको मिला उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। कुछ ऐसे भी प्रमाण पत्र होंगे जिसमें हिंदी के अंदर विवरण होगा, तो हिंदी वाले में आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे मान लो कृष्ण कुमार है तो कृष्ण कुमार में KRISHAN भी हो सकता है और कृष्ण KIRSHN भी हो सकता है। वो कृष्ण होता है, ये कृष्ण होता है। तो आप इसमें हिंदी में अगर लिख रखा है कृष्ण कुमार तो आप इंग्लिश में जो आपकी स्पेलिंग बनती है आप वो लिख करके अपना करेक्शन फॉर्म भर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले लिखा अपना नाम करेक्ट डिटेल के अंदर, फिर पिताजी का नाम लिखा, फिर आपने जन्म तिथि लिखी, फिर तीसरा ऑप्शन जो उसमें आता है या चौथा ऑप्शन जो भी आएगा उसमें लिखा आता है ईपीएफ यूएन नंबर या फिर मेंबर आईडी। अब यूएन नंबर तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके साथ में मेंबर आईडी आपको 101% लिखनी है, जिससे ईपीएफ कार्यालय यह सुनिश्चित करता है कि ये मेंबर आईडी जो हमें मिली है सिर्फ उस पर हमें करेक्शन करना है। अब यूएन नंबर के ऊपर एक कर्मचारी, जब से ये यूएन नंबर का कंसेप्ट आया है तब से कर्मचारी कहीं ना कहीं नौकरी छोड़ता है फिर ज्वाइन करता है, तो हर जगह जितनी भी जगह वो जाता है वो अपनी मेंबर आईडी अलग अलग पाता है। अब वो मेंबर आईडी आपको कौन देगा? जो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको मेंबर आईडी अपने सिस्टम से निकाल कर देंगे कि हमारे पास आपकी मेंबर आईडी ये जनरेट हुई है। तो आप उसको लिखेंगे। लिखने के बाद में अपना ज्वाइनिंग डेट का ऑप्शन आता है, वो करेक्ट डिटेल का मतलब है जो सही विवरण है वो, और इनकरेक्ट डिटेल का मतलब है जो आपका गलत डाटा है वो। अब गलत डाटा कहाँ से मिलेगा आपको? जो आपका ईपीएफओ में रिकॉर्ड गया हुआ है उस रिकॉर्ड में आपको आपका कॉन्ट्रैक्टर ही बताएगा कि आपका इनकरेक्ट डिटेल ये है। आप उसके सामने भरेंगे कि इनकरेक्ट डिटेल में मेरा नाम का करेक्शन है, तो सिर्फ आपको नाम के अगले वाले कॉलम में ही भरना है, नाम करेक्शन है। ये नहीं है कि आपको सारे उसमें भरना है। कभी आप करेक्ट और इनकरेक्ट में सारे डिटेल सेम ही भर दो, ऐसा नहीं करना है। इनकरेक्ट में जैसे आपका जन्म तिथि गलत है तो जन्म तिथि सही लिख के उसके सामने गलत भी लिखनी है कि सर इससे मेरी ये कर दी जाए। नाम गलत है तो नाम के सामने नाम गलत भी लिखना है और सही भी लिखना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आपका जो पेपर आता है, पहला तो मैंने बताया आपको ईपीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, उस पर आप लास्ट में जाके अपने साइन करेंगे। आपका कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो भी उस पर साइन करेगा या फिर आपका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो भी साइन करेगा। जिसके अंडर आप काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके सभी दस्तावेज को अटेस्ट करके दे।
दूसरे नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट लेना है वो आपका आधार कार्ड होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पैन कार्ड होगा। चौथा जो आपका होगा वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिसको हम शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी कहते हैं, किसी भी कक्षा का हो, टीसी हो या आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आप अपना ज्वाइनिंग फार्म ठेकेदार से लेंगे। ज्वाइनिंग फार्म अगर नहीं देता है तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर उसके बाद आपको अपनी सैलरी स्लिप लेनी है। सैलरी स्लिप जो होती है वो किसी भी 2 महीने की आप लेंगे। सैलरी स्लिप 2 महीने का मतलब है कि आपने मान लो किसी भी 2 महीने की सैलरी स्लिप ली, तो आप मेरे अनुसार जो है, मैं तो एडवाइस ये करूँगा आपको कि जिस दिन से आपने संस्थान को ज्वाइन किया है, जैसे मान लो आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को 2022 में ज्वाइन किया है, तो जिस महीने में आपने ज्वाइन किया है उस महीने की पहली तनख्वाह आपने ली होगी, अकाउंट के थ्रू आपके पास पैसा मिला होगा। तो एक तो उस महीने की आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट लगाइए और इसी महीने की सैलरी स्लिप लगाइए, जो ये सुनिश्चित करेगा कि ये मेंबर 2022 से हमारे पास में आया था। दूसरा, एक अभी जो करंट पिछले महीने, जिस महीने में आप सैलरी ले चुके हैं, उस महीने की आप बैंक स्टेटमेंट अपना निकलवाइए, सैलरी स्लिप लीजिए, दोनों को आप लगाएंगे, वैलिड प्रूफ है और इसको ईपीएफओ डिपार्टमेंट भी नहीं नकार सकता, जिससे वेरीफाई हो जाएगा भाई हाँ ये वही व्यक्ति है। तीसरा जो आपका, इससे आगे जो आएगा आपका, वो आपका ईएसआईसी का जो ई पहचान कार्ड देते हैं वो आपको लेना है। यदि आप ईएसआईसी के दायरे में नहीं आते हैं तो आपको ईएसआईसी का ई पहचान कार्ड नहीं मिलेगा। आप ईएसआईसी का ई पहचान कार्ड, उसमें भी आपको अपना नाम, जन्म तिथि, पिताजी का नाम, ये सभी आपने देखना है। देखने के बाद उस पेपर को आप लगा देंगे उसके साथ में। उसके बाद में आप इंडेमनिटी बॉन्ड जो होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो एक गारंटी प्रदान करता है कि कल को यदि कोई करेक्शन हुआ और उसके लिए कोई फ्रॉड होता है या किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है या दिक्कत होती है, तो उसके लिए इस कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार होता है कि मैंने ही इंडेमनिटी बॉन्ड दिया था। इंडेमनिटी बॉन्ड आपका तहसील में बनता है। तहसील में आप जाएंगे तो आप जा कर के बोलेंगे भाई मुझे ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लिए इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए। तो आजकल तो सभी जो तहसील में टाइपिस्ट बैठते हैं उनके पास 50 रुपये की स्टाम्प पेपर के वैल्यू के ऊपर बनेगा। वो नोटरी से अटेस्ट कराना है, नोटरी से अटेस्ट करा के आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। उसके बाद में आप ईपीएफओ कार्यालय में अपने सभी दस्तावेज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे नंबर 1 पे आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, दूसरा आपका आधार कार्ड आएगा, तीसरा आपका पैन कार्ड आएगा, चौथा आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट किसी भी स्कूल का या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, एक आपके पास में ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए आपका। उसके बाद में आपका बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए किसी भी 2 महीने का। जिस महीने की आप 2 महीने की सैलरी स्लिप लगाएंगे उसी महीने की बैंक की स्टेटमेंट आपको लगानी है। तीसरा आपका ईएसआईसी का ई पहचान कार्ड लगाएंगे आप। चौथा जो इसमें लास्ट में जो जाके तीसरे का नाम आता है बार बार, जो सबसे लास्ट में होता है इंडेमनिटी बॉन्ड, जो मैंने बताया आपको। इंडेमनिटी बॉन्ड जो है आप वो लगाएंगे 50 रुपये की स्टाम्प पेपर की वैल्यू के ऊपर। ये सभी दस्तावेज आप अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से या कॉन्ट्रैक्टर से, जिसके भी माध्यम से आप उस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे कि सर इस फॉर्म को अटेस्ट कीजिए। तो कई जगह तो मालिक ही खुद अथोराइज सिग्नेटरी के रूप में कार्य, प्रोप्राइटरशिप के जो फर्म होती है उसमें वो खुद सेल्फ अटेस्टेड होते हैं और वो खुद फॉर्म अटेस्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर मालिक इतने व्यस्त होते हैं तो वो अपनी जगह किसी अथोराइज सिग्नेटरी को अपॉइंट करते हैं कि आप वो अपना डीएससी को एक्टिवेट कराते हैं। डीएससी एक्टिवेट कराने के बाद उसी व्यक्ति के साइन उसमें लगेंगे और वही साइन करेगा, वही अटेस्ट करेगा आपके फॉर्म को। अटेस्ट करवाने के बाद आप सभी दस्तावेज को आप खुद भी सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से आप उसको साइन कराएंगे और जो भी आपका कंसर्न ऑफिस है उसमें आप जाएंगे और उसके साथ अपनी एक एप्लीकेशन ज़रूर लिखना होगा आपको। उस एप्लीकेशन में आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जो भी आपका कंसर्न ऑफिस है, सेवा में श्रीमान क्षेत्रीय आयुक्त जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो भी आपका लगता है, गुरगोन है, आपका यूपी का है, बिहार का है, कर्नाटका का है, मुंबई का है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी जो आपका कंसर्न ऑफिस आता है उसमें आप लिखेंगे उस कार्यालय का पता। उसके बाद लिखेंगे विषय लिख के लिखेंगे यूएन नंबर या मेंबर आईडी। यूएन नंबर तो आप लिख ही देंगे, साथ में लिखेंगे मेंबर आईडी जो आपके पास है, उसमें नाम, पिताजी का नाम या जन्म तिथि जो भी आपका करेक्शन है वो लिखेंगे, वो संशोधन करवाने हेतु। ठीक है महोदय, निवेदन यह है कि मेरा नाम ये है और मैं आज दिनांक कितने तारीख को आपके कार्यालय में अपने नाम या पिताजी नाम या जन्म तिथि को के सुधार हेतु निम्नलिखित दस्तावेज आपके कार्यालय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे नंबर 1 पे वही लिखेंगे सारा ईपीएफ का जितने पेपर आपने लगाए हैं। सबसे पहला आपने लगाया है ईपीएफओ,
जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लगाया है, उसके बाद आधार कार्ड लगाया है, उसमें आप लिखेंगे सीधा कि आपने ईपीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके आगे लिखेंगे 1 कॉपी, दूसरा आधार कार्ड 1 कॉपी, तीसरा पैन कार्ड 1 कॉपी, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट 1 कॉपी, उसका ज्वाइनिंग फॉर्म 1 कॉपी। जो भी दस्तावेज़ आपने उस सेट में लगाए हैं वो सभी आप सीरियल नंबर के हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद और करके अपने साइन करके नीचे उसकी फ़ोटोकॉपी आप या उस को लेकर के आप उस सेट के ऊपर लगाएंगे। उसकी फ़ोटोकॉपी जब आप जाके वहाँ पे, तो वो रिसीविंग कॉपी का काम करेगी। अब आपने जब रिसीविंग कॉपी ली तो उसमें सभी पॉइंट आपने लिखे हैं कि मैं आपके कार्यालय में क्या क्या दे के जा रहा हूँ, तो वो आपके लिए बहुत काम आएगा। ईपीएफओ डिपार्टमेंट कल को किसी भी पेपर को एक मिस कर देता है या कहीं पर भी वो गुम हो जाता है तो वो नकार नहीं सकते कि आपने ये पेपर नहीं दिया। तो यही सबसे बड़ा समाधान का आपका जो है वो सहयोगी बनेगा, जो आपको आपकी समस्या से निजात दिलाएगा और आपके करेक्शन को टाइम टू टाइम अपडेट का होगा। ईपीएफओ डिपार्टमेंट आपकी पूरी सहायता करेगा। 15 से 20 दिन या महीना ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कंसर्न ऑफिस आता है वो पहले आप देखें कहाँ आता है, उसमें काम का कितना ज़्यादा रश है। उसके बाद आप अपने फॉर्म को वहाँ पे सबमिट कराएंगे, रिसीविंग कॉपी आपके पास आ जाएगी। रिसीविंग कॉपी आने के बाद आपके पास रिसीविंग कॉपी आ गई, आप 15 दिन 20 दिन महीने का आप इंतज़ार कीजिए। उम्मीद करूँगा कि आपका जो करेक्शन है वो 101% डन आपका हुआ मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरी वीडियो बना के बताऊँगा कि आपको उससे आगे अगर नहीं होता है करेक्शन तो आपको उससे आगे क्या करना है, किसके पास जाना है, किससे मिलना है, किस तरीके से बातें करनी है आपको और किस तरीके से आपका कार्य होगा, वो आपको मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस दी हुई जानकारी से सहमत होंगे और यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपकी करेक्शन को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं नकार सकता। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना और जिससे कि कर्मचारियों की जो समस्या है वो टाइम से रिसॉल्व हो सके। यही मेरी एक उम्मीद है और इसी उम्मीद के सहारे मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और जो मेरा मोटिव है वो यही है कि सभी जो कर्मचारी हैं उनको सभी को समस्याओं का समाधान तुरंत मिले बेचारे को और कहीं परेशान ना होना पड़े। जय हिंद, जय भारत।